वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये चैप्टर 1 के ही पार्ट 2 क्वेश्चंस हैं। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगी, उसके बाद फिर पार्ट 3 में भी बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपका पहला चैप्टर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, in the context of theory of multiple intelligence, which one of the following intelligence is related to language? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा मतलब जो इंटेलिजेंस है वो रिलेटेड है लैंग्वेज से। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी और उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के टाइप्स बताए थे, या इंटेलिजेंस के टाइप्स बताए थे कि इंटेलिजेंस के पूरे 8 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा वाला आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है? तो लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस जो है वो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A child got admission to a new school. The teacher was surprised to see that she would speak 4 languages fluently but could not speak in English. She is a मतलब एक बच्चे ने एडमिशन लिया नए स्कूल में। अब टीचर ये देख करके सरप्राइज हो गई कि जो बच्चा है या बच्ची है वो 4 लैंग्वेजेस में तो बात कर लेती है फ्लुएंटली अच्छे से, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल सकती है। तो ये क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट है बाइलिंगुअल, सेकंड है आपका मल्टीलिंगुअल, थर्ड है लिंग्विस्टिक, या फिर है मोनोलिंगुअल। तो बाइलिंगुअल का मतलब होता है जो 2 लैंग्वेजेस बोलता है। ठीक है, मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस या फिर मोर देन 2 हो जाएगा, है ना, मोर देन 2। फिर लिंग्विस्टिक मतलब जो होता है जो लैंग्वेज की स्टडी करता है। मोनोलिंगुअल मतलब होता है जो एक ही लैंग्वेज मतलब बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि वो 4 लैंग्वेज हैं जो उनको फ्लुएंटली बोल लेती है लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाती, लेकिन बाकी 4 लैंग्वेज तो बोल पाती है। जरूरी थोड़ी है कि जो बाकी लैंग्वेजेस भी वो बोलेगी वो इंग्लिश मतलब उसमें कंपलसरी हो, बाकी लैंग्वेजेस वो अच्छे से बोलती है। तो आपका जो ये ऑप्शन नंबर 2 है मल्टीलिंगुअल, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट्स एंड इग्नोर इंग्लिश। है ना, ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? फिर है आपका, एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे, या फिर टीचर कम टू स्कूल विथ अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन 4 है आपका, चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज इज अ हर्डल इन लर्निंग लैंग्वेज। तो जैसे पहला वाला आपका दिया है, इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज्ड योर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट्स एंड इग्नोर इंग्लिश, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे, तो क्या सिर्फ टीचर उनको लिस्ट थमा देगा इंग्लिश वर्ड्स की पहले दिन ही? तो ये भी गलत है ना। फिर है, चिल्ड्रेन कम टू स्कूल विथ हर ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन इंग्लिश, तो ये बिल्कुल सही है आपका थर्ड ऑप्शन, है ना। तो फोर्थ तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो जैसे ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि चिल्ड्रेन कम टू स्कूल विथ हर ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, इसमें से हर को हटा लेना, ये जो हर है इसको काट देना, विथ अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो भाई अपनी मदर टंग सीख करके आते हैं, है ना। उसके अलावा उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जानते हैं, जैसे रिलेशनशिप पहचानते हैं, मम्मी पापा, और फूड के कुछ कुछ नेम्स जानते हैं। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने साथ ले करके आते हैं, और जो उनकी मदर टंग रहती है वो क्या करती है, एक रिसोर्स के जैसे एक्ट करती है इंग्लिश को सीखने में। ठीक है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन 4 है आपका, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005, इंग्लिश इज अ, इसने किसके अकॉर्डिंग पूछा है? ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक। तो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश है वो क्या है आपकी? तो सेकेंड लैंग्वेज होगी आपकी, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। लैंग्वेज इज नॉट, है ना, क्वेश्चन 5 है आपका, लैंग्वेज इज नॉट, लैंग्वेज क्या नहीं है, ठीक। तो लैंग्वेज क्या नहीं है यहाँ पे? इंस्टिंक्टिव या फिर सोशल या आर्बिट्रेरी या फिर सिंबॉलिक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। जो इंग्लिश है वो इंस्टिंक्टिव नहीं है, बाकी सोशल है, आर्बिट्रेरी है, सिंबॉलिक है, ये आपके पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में करा दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, when language development is a deliberate and conscious effort, language is, जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो डेलिबरेट है, मतलब जानबूझ करके किया जा रहा है, और कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ, मतलब हमारा दिमाग उस टाइम लर्न कर रहा है तो कॉन्शियस ही होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है? तो लैंग्वेज लर्निंग होती है। क्या होती है वो? लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। और अगर अनकॉन्शियसली सीख रहा होता है ना, और डेलिबरेटली नहीं सीख रहा होता, मतलब एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग से ही एक्वायर कर रहा होता, तो फोर्थ हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट अ प्राइमरी लेवल इज, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है आपका, मतलब प्राइमरी क्लासेस में इंग्लिश पढ़ाने का, वो क्या है, ठीक। तो इसमें हो जाएगा यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, या फिर स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट, या फिर हो जाएगा स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स, या फिर नोइंग द रूल ऑफ ग्रामर। तो इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ इसका सही हो जाएगा, नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, यही आपका ऑफिशियल आंसर दिया हुआ है। लेकिन आप इसको मैं चेक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका जो मतलब ऑफिशियल आंसर था वो ये दिया हुआ था, बट आप लोग इसके साथ जाना, या इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन आपका कंफर्म करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन द लैंग्वेज इनपुट्स, देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। देखो, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, है ना, ये एक थ्योरी है लैंग्वेज एक्विजिशन की, जिसे नॉम चॉम्स्की ने दी थी। तो व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, जब मतलब कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन की कमी है ना, लैंग्वेज इनपुट में, तो क्या होता है? एक यूनिवर्सल ग्रामर अप्लाई होती है सभी लैंग्वेज में, जिसे मतलब यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। तो क्या चीज़ में? कॉलोक्वियल लैंग्वेज में, मॉडर्न लैंग्वेज में, क्लासिकल लैंग्वेज में, या फिर हो जाएगा आपका ह्यूमन लैंग्वेज में। तो इसमें आपका जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन लैंग्वेज में आपकी यूनिवर्सल ग्रामर अप्लाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ओके, एक्विजिशन, सॉरी, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, पुअर एनवायरनमेंट इज वन वेयर, है ना। इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में जो पुअर एनवायरनमेंट होता है वो क्या, मतलब पुअर एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। हिंदी या मदर टंग इज द लिंगुआ फ्रैंका, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, है ना, या फिर हो जाएगा इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, या फिर एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू द स्टूडेंट्स। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा आपका नेगेटिव ऑप्शन है वो क्या होगा? तो इसका जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू द स्टूडेंट्स। अगर बच्चा पहुंच ही नहीं सकता इंग्लिश, मतलब एक्सेस जो है वो अनअवेलेबल है, मतलब पहुंच नहीं है उसकी इंग्लिश लर्निंग मटेरियल तक, तो वो सबसे ज़्यादा पुअर एनवायरनमेंट हो जाएगा, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, selection of the language items. Okay, selection of the language items while determining the second language syllabus should take into account. ऑप्शन फर्स्ट है आपका मिनिमल डिसरप्शन ऑफ स्कूल स्केड्यूल, या फिर हाउ इज इट टू लर्न और यूज द आइटम्स, हाउ इजी इट इज टू टीच द कॉन्सेप्ट, या फिर द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ द यूज ऑफ द आइटम्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स while determining the second language syllabus should take into account, मतलब जो लैंग्वेज हम लोग है ना, लैंग्वेज आइटम जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए, जब हम लोग को सेकेंड लैंग्वेज का सिलेबस वगैरह बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? द मिनिमल डिसरप्शन ऑफ स्कूल स्केड्यूल, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। हाउ इज इट इज टू लर्न और यूज द आइटम, या फिर हाउ इजी इट इज टू टीच द कॉन्सेप्ट, या फिर द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ द यूज ऑफ द आइटम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी और रेंज है जो यूज ऑफ आइटम की वो क्या होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 6 डैश में बी डन। ठीक, तो मोटिवेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंग्वेज लर्निंग में। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्लास 6 में क्या करवाना चाहिए, तो इसमें जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी, तो जहाँ पे भी आपको ये मेमोराइजेशन दिख जाएगा वो आप समझ जाना नेगेटिव है ना। सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक, तो ये स्ट्रक्चर भी आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। फिर है आपका यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम्स लाइक एक्सरसाइज, या फिर यूज ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम। तो इसमें आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपका यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम्स लाइक एक्सरसाइजेस। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, तो इसका हो जाएगा थर्ड नंबर सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज, जो दूसरी लैंग्वेज का एक्विजिशन है या अर्जन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है? इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, या फिर इन्वॉल्व्स पीरियोडिक रिवीजन वर्क बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, या फिर इन्वॉल्व्स मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट्स सर्टेन गाइडलाइंस यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस, या फिर इज प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट्स। तो इसका ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि सेकेंड लैंग्वेज का जो एक्विजिशन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है? जब उसे फैमिलियर सिचुएशन में कराया जाता है। एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स क्लास to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation in a target language is a dash activity। ठीक है, एक एक्टिविटी जो क्या रिक्वायर मतलब क्लास से उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि वो डिज़ाइन करे है ना, और प्रेजेंट करे कोई, वैसे कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान के चलो टीचर ने दे दिया कि वाटर कंजर्वेशन के ऊपर आप लोग लिखिए, मतलब पानी बचाओ वाले के ऊपर है ना, तो उसको बोलता है टीचर कि आप लोग ना पावर पॉइंट के थ्रू उसको प्रेजेंट करो टारगेट लैंग्वेज में। टारगेट लैंग्वेज उनकी कोई भी हो सकती है जिसको मतलब टीचर सिखाना चाहता है। ठीक, तो वो ये कौन सी एक्टिविटी है इसकी, तो ये आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्लासरूम में टीचर क्या चाहता है कि बच्चे जो हैं एक मतलब प्रेजेंटेशन दें, किसके ऊपर? वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। ठीक, टारगेट लैंग्वेज में, और ये मतलब पावर पॉइंट के थ्रू दें। तो पावर पॉइंट किसका वो हो जाएगा? पावर पॉइंट आपका कंप्यूटर का टॉपिक है। वाटर कंजर्वेशन के ऊपर एक एस्से लिखना है, सपोज एस्से लिखना है, तो वो हो जाएगा इंग्लिश का टॉपिक है ना। टारगेट लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज तो यूज़ कर ही रहा है, ज़रूरी थोड़ी है कि इंग्लिश ही टारगेट लैंग्वेज हो, हिंदी भी हो सकती है टारगेट लैंग्वेज है ना। तो ये सारी चीज़ें जब बहुत सारे सब्जेक्ट जो रहते हैं एक साथ मिल करके उनके थ्रू कोई कॉन्टेक्स्ट या कंटेंट तैयार किया जाता है तो उसको अपन मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉरेन या फिर नॉन मदर टंग लैंग्वेज।
ठीक है। अ फॉरेन और नॉन मदर टंग language teacher often faces the problem of class full of reluctant and unmotivated learner. This can be helped by एक जो फॉरेन या फिर नॉन मदर टंग का टीचर है, मान के चलो कि छत्तीसगढ़ के रीजन में, ठीक है, आ करके कोई मतलब यूपी वाला पढ़ा रहा है जिसे जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है जैसे छत्तीसगढ़ी है वो नहीं आती है, तो यहाँ के लिए तो वो फॉरेन लैंग्वेज ही हो गई, है ना। फॉरेन लैंग्वेज का ये मतलब थोड़ी होता है कि वो फॉरेन की मतलब बाहर के कंट्रीज की लैंग्वेज है, भाई कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है ना, जो उसको नहीं आती, जो उसकी नॉन मदर टंग की लैंग्वेज है, ठीक। तो जो वहाँ से आया हुआ टीचर है उसको हमेशा लोकल लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या देखता है कि क्लास में क्या है, रेलक्टेंट यानी अनिच्छुक और अनमोटिवेटेड लर्नर्स को वो देखता है। अब इसके टीचर कैसे मतलब टीचर क्या चीज़ करके इन सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है, ठीक। तो देखो फर्स्ट है आपका यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज टू मोटिवेट एंड मेकिंग लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लासरूम, ठीक है। क्या सिर्फ मतलब इसी से सब कुछ हो जाएगा? और दूसरी चीज़ मतलब लर्निंग को ज़्यादा चैलेंजिंग क्यों बनाना है, सिर्फ मोटिवेट थोड़ी करना है उनको। दूसरा है आपका टेकिंग द हेल्प ऑफ एकेडमिक काउंसलर हु विल एड्रेस द क्लास, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु आर अनमोटिवेटेड एंड टेकिंग द स्पेशल क्लास फॉर देम, या फिर एंकरेजिंग लर्नर्स लर्न टू टेक देयर ओन टाइम टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी ये जो इसका मतलब ये जो आंसर नंबर फर्स्ट है ये सही होगा, यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट एंड मेकिंग लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लासरूम, है ना। इसको मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाई थी। बाकी ये जो है आपका आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु आर अनमोटिवेटेड एंड टेकिंग द स्पेशल क्लास फॉर देम, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को पहचान लिया जाए जो अनमोटिवेटेड है उनके लिए स्पेशल क्लास ले दी जाए, है ना। फिर फोर्थ है आपका एंकरेजिंग लर्नर टू टेक देयर ओन टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट, तो ये सारी चीज़ें तो गलत हैं, ठीक। ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका कि यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज टू मोटिवेट एंड मेकिंग लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लासरूम, मतलब ऐसे मेथड और ऐसी स्ट्रैटेजीज यानी रणनीतियाँ इस्तेमाल करना क्लास में कि वो क्या करे, मोटिवेट करे बच्चों को, है ना। और दूसरा चीज़ लर्निंग को मोर चैलेंजिंग बनाना है। चैलेंजिंग यहाँ पे उस सेंस में कहा जा रहा है कि बच्चों को अगर कुछ जैसे कि वही रटी रटाई चीज़ें बार बार बोली जाएंगी तो क्या बच्चा इंटरेस्ट लेगा, जब उसकी धीरे धीरे करके हम लोग चैलेंजेस को बढ़ाएंगे तब तो उसका इंटरेस्ट आएगा ना। तो इस टाइप से वो अनमोटिवेटेड और रेलक्टेंट जो मतलब लर्नर्स हैं उनको टीचर वो कर पाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग, विच एक्टिविटी सपोर्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन। जो लैंग्वेज लर्नर है वो लर्न करते हैं डू बाय डूइंग मतलब करके सीखते हैं, ठीक। तो इन चारों मतलब ऑप्शन में से कौन सी एक्टिविटी है जो इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करती है। पहला है आपका अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स विथ हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब अपॉर्चुनिटी दो उनको प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि वो हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर है आपका एंकरेज द यूज़ ऑफ मदर टंग टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ द प्रेस्क्राइब टेस्ट, ग्रो फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट, या फिर हो जाएगा द टीचर मॉडल्स द राइटिंग एंड स्पीकिंग स्टाइल विच द लर्नर्स कॉपी। तो देखो ये फोर्थ वाला तो बिल्कुल ही नेगेटिव है ना, कि मतलब टीचर सिर्फ मॉडल करेगा कि मतलब बताएगा लिख लिख करके और बच्चे जो हैं वो कॉपी कर करके सीखेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। गो फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दो प्रैक्टिस करने की। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर उनको तब तो मतलब वो हैबिट फॉर्मेशन में उनके हेल्प करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका वो होगा भाई, जब अवसर मिलेगा किसी को प्रैक्टिस करने का तभी तो उसकी हैबिट फॉर्म होगी ना। तो जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखे तो आप समझ जाना कि एकदम मतलब पॉजिटिव वर्ड है, ठीक। तो अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग थर्ड पार्ट में चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे, इससे आपका फिर चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।